देखो अच्छा, पॉलिटी में किसकी बात करनी है? संविधान। और संविधान में हमें जो बात करनी है वो संविधान सभा। ठीक। ये सभा क्या होती है? सभा का अर्थ क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। इस सभा का मतलब है लोगों का समूह, लोगों का समूह। संविधान का मतलब क्या होता है? नियम। संविधान का मतलब क्या होता है? नियम और कानून से। अगर मैं नियम और कानून की बात करूं तो इस संविधान सभा का अर्थ क्या बनेगा? यानी ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का ग्रुप जो क्या करता हो? नियमों को बनाता हो, नियमों का निर्माण करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? संविधान सभा। बात क्लियर हो गई? संविधान सभा, सभा का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का समूह जो क्या करता हो? नियमों, कानून, इनका जो निर्माण करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? संविधान सभा। अगर मैं संविधान सभा की बात करूं तो संविधान सभा की डिमांड हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, 19वीं सदी से करते आ रहे हैं, और लगभग 20वीं सदी में हमको आज़ादी मिलेगी, संविधान सभा हमारी बनेगी। अगर हम बात करें कि संविधान सभा अंग्रेजों ने इतनी आसानी से तो बना नहीं दी होगी, इसके लिए लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किए, लोग शहीद हुए, तब कहीं अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संविधान सभा का निर्माण करने के लिए तैयार होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि जो संविधान सभा की जो डिमांड है, जो मांग जो की गई है, वो किन किन लोगों के द्वारा की गई, या सबसे पहले संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की, औपचारिक डिमांड किसके द्वारा की गई, अनौपचारिक डिमांड किसके द्वारा की गई, इन बातों को हमें ध्यान रखना है, पूछी जाती है। अगर मैं बात करूं संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की है, संविधान सभा की, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, सर्वप्रथम डिमांड या मांग जो की गई है वो किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजी तिलक। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की है? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने की है। कब की है? 1895 में। अगर पूछे कि कब की है तो कब बता दोगे? 1895 में। 1895 में इन्होंने जो डिमांड की, ये क्या किसी आंदोलन में की, ये क्या किसी इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में की, किस तरीके से की है? तो ये इनकी जो डिमांड है ना, ये पर्सनल डिमांड है, व्यक्तिगत डिमांड है, और इन्होंने जो ये डिमांड की है ना, वो अपनी एक मैगजीन के माध्यम से की थी। इनकी जो पत्रिका है तिलक जी की, उस पत्रिका का नाम क्या है? स्वराज पत्रिका, स्वराज पत्रिका। इस स्वराज पत्रिका के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से बीजी तिलक साहब ने किसकी डिमांड की है? स्वराज की मांग की है। कब की है? 1895 ईस्वी में की है। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने स्वराज की डिमांड कब की है, तो महात्मा गांधी का अगर नाम पूछा जाए, महात्मा गांधी के द्वारा इस स्वराज की जो मांग की गई है वो 1922 में की गई है। और इन्होंने भाई साहब डिमांड की है, तो ये भी डिमांड अनऑफिशियल डिमांड है, अनौपचारिक डिमांड है, ऑफिशियल डिमांड नहीं है। पहली ऑफिशियल डिमांड कौन सी है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो डिमांड की है वो बीजी तिलक साहब ने की है, और ये भी अनऑफिशियल डिमांड है, अनौपचारिक डिमांड है। इसके बाद दूसरी जो गांधी जी ने की है, महात्मा गांधी के द्वारा जो की गई 1922 में, ये भी अनऑफिशियल डिमांड है। ये डिमांड किसके लिए करना है? संविधान सभा के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पहली औपचारिक डिमांड, पहली औपचारिक मांग ये किसके द्वारा की गई? तो एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। और एम.एन. रॉय के द्वारा कब की गई है ये? तो क्या बताना है?
34 में। एम.एन. राय के द्वारा कब की गई है? 1934 में। ठीक है। अगर आपसे पूछे कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई, तो कांग्रेस ने भी कब की है? 1934 में। यही जो डिमांड है पहली औपचारिक डिमांड है, और यही डिमांड किसने की है? कांग्रेस द्वारा की गई है। बात क्लियर हो गई? 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बार संविधान सभा की मांग, हाँ, पहली बार स्वराज की मांग भी बीजी तिलक के द्वारा इसी पत्रिका में की गई है, स्वराज पत्रिका के माध्यम से ही की गई है, और 1895 में भी की गई है। चाहे स्वराज की मांग पूछे चाहे संविधान सभा की मांग पूछे, दोनों का आंसर क्या है? 1895 बीजी तिलक। गांधी जी कब करते हैं? तो गांधी जी द्वारा पहली जो अनऑफिशियल डिमांड है या व्यक्तिगत जिसको हम कह सकते हैं, वो कब की है? 1922 में। कांग्रेस द्वारा पहली बार डिमांड कब की गई है, या फिर कहा जाए कि पहली औपचारिक डिमांड कब हुई है, तो आंसर क्या बताना है? 1900। और देखते हैं, कुछ दिखाई दिया? ठीक। अब देखो, हम लोगों ने डिमांड कर ली। अब डिमांड करने के बाद अंग्रेजों ने इस मांग को सबसे पहले कब स्वीकार किया? अंग्रेजों ने इस डिमांड को कब स्वीकार किया है? क्यों भाई? अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया? कब बताना है? 1940। और 1940 में एक प्रपोजल आता है, प्रस्ताव आता है। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, अगस्त प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव कब आया है? 1940 में, अगस्त में ही आया है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव कहा गया। इस अगस्त प्रस्ताव को हमने ठुकरा दिया। हमने इस अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना। क्यों नहीं माना? इस प्रस्ताव को हम लोगों ने ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया भाई? अच्छी बात है, संविधान सभा का निर्माण करवा रहे हैं, क्यों ठुकरा दिया? इसमें एक लाइन लिखी हुई थी, और उस लाइन की वजह से ये प्रस्ताव हमें ठुकराना पड़ा। उसमें लाइन क्या लिखी हुई थी? ये लिखी हुई थी कि संविधान सभा में मोस्टली अधिकतर लोग जो होंगे वो कौन होंगे? भारतीय। अब अधिकतर लोग भारतीय होंगे, इसी बात पर हम लोगों को आपत्ति थी। इसका मतलब ये था कि अधिकांश भारतीय होंगे, ठीक है, लेकिन भारतीयों के अलावा पता नहीं कौन कौन इसमें होगा। अंग्रेज इसमें होंगे, और भी लोग इसमें हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब संविधान सभा बनेगी जिसमें और लोग शामिल होंगे, यही कारण हुआ कि हमने इस डिमांड को ठुकरा दिया। क्योंकि हमें संविधान सभा वो चाहिए जिसमें केवल और केवल कौन होना चाहिए? भारतीय लोग होने चाहिए। और इसमें ये लिखा था कि अधिकतर लोग कौन होंगे? भारतीय होंगे, इसके अलावा अन्य लोग हो सकते हैं। बस यही कारण था कि इस मांग को, इस डिमांड को, अगस्त प्रस्ताव को हम लोगों ने ठुकरा दिया। दूसरी बात करें हम, दूसरी बार या लगभग पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो दूसरी बात अंग्रेजों ने स्वीकार किया है वो क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने स्वीकार किया है। और ये कब स्वीकार किया है? 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आ रहा है? किस महीने में आया? क्रिप्स मिशन कब आया? हाँ, 1942 में आया। कब आया?
बताओ भाई, क्रिप्स मिशन भारत कब आया है? हाँ, कब आया? मार्च में आया है, मार्च 1942 में। हाँ, नहीं, वो कैबिनेट मिशन है 24 मार्च 1946 को जो आया है। 24 मार्च 1946 को जो आया है वो कौन है? कैबिनेट मिशन है। और ये क्या है? क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आ रहा है? 1942 में आ रहा है। ये जो क्रिप्स मिशन आया इसको भी हमने ठुकरा दिया, ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया भाई? क्यों ठुकरा दिया? क्या कारण था? इसका कारण ये था, इसमें ये लिखा हुआ था कि जो हम अंग्रेजों ने ये लिखा कि भारतीयों के लिए जो संविधान सभा का हम निर्माण करेंगे वो युद्ध के दौरान करेंगे, यानी युद्ध के समाप्ति के बाद करेंगे। कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है कब से कब तक? 1939 से 1900 कब तक चला है? 45 तक, 6 वर्ष चला है। और जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज ये कह रहे हैं कि अभी हमारी आज़ादी खतरे में पड़ी है, अभी हम खुद आज़ाद नहीं हुए, हम तुम्हें आज़ाद कहाँ से करें। ऐसी स्थिति में जो भारतीय लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या मुस्लिम लीग के लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि आप जो हमें हमारी संविधान सभा का निर्माण करोगे वो युद्ध के बाद करोगे। ये लोग, इनका मानना है कि युद्ध के दौरान ही किया जाए, इसी समय किया जाए, युद्ध चल रहा है चलने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, कि युद्ध के दौरान हमारी संविधान सभा का निर्माण किया जाए। इसलिए हमने किसको ठुकरा दिया? क्रिप्स मिशन को। और क्रिप्स मिशन को गांधी ने क्या कहा था? एक स्टेटमेंट दिया था, गांधी जी ने क्या कहा? हाँ, क्रिप्स मिशन को क्या बताया गांधी ने? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। गांधी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, यानी ऐसा चेक जिसकी तारीख ही निकल चुकी है। गांधी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। बोलें तो ऐसा चेक, ऐसा चेक जिसकी तारीख ही निकल चुकी है, जिसकी तारीख ही निकल चुकी है, निकल चुकी है। पोस्ट डेटेड चेक या ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी है, किसने कहा? गांधी ने। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा था, क्या कहा था? जंग लगी लोहे की कील के समान। इस प्रस्ताव के लिए JL नेहरू ने क्या कहा? जंग लगी लोहे की कील के समान बताया, कील के समान बताया। किसको बताया था? अगस्त प्रस्ताव को। क्रिप्स मिशन को गांधी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, यानी ऐसा चेक जिसकी तारीख ही निकल चुकी है। किसने कहा है? गांधी ने। अब इसके बाद जो थर्ड नंबर पे अगर हम देखते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और वो टॉपिक क्या है? कैबिनेट मिशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन। अगर कैबिनेट मिशन की बात करें तो पहला पॉइंट तो इसमें यही ध्यान रखना है कि ये कब आया है? तो 24 मार्च 1946 को। इस कैबिनेट मिशन को हमने स्वीकार किया। इस कैबिनेट मिशन जो भारत आ रहा है, इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या है? हाँ, अगर मैं बात करूं कैबिनेट मिशन, तो इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या है भाई साहब? क्या बताओगे? उद्देश्य, हाँ, एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान सभा को बनाना। दो बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? संविधान का निर्माण
और दूसरा, हाँ, संविधान का निर्माण करने के लिए, हाँ, तो इसने कौन कौन से काम किए? एक तो अंतरिम सरकार का भी गठन किया है और संविधान सभा का निर्माण भी किया है। मुख्य उद्देश्य इसका यही है, हम डिमांड किसकी कर रहे हैं? संविधान निर्माण की या संविधान सभा की मांग कर रहे हैं। तो संविधान का निर्माण कराना, संविधान का निर्माण कराना। अब संविधान का जो निर्माण होगा तो इसके लिए संविधान सभा बनेगी। तो संविधान सभा बनाने का काम भी किसने किया है? और इसने आके यहाँ पे अंतरिम सरकार बनाई है जो 1946 में बनी है। अंतरिम सरकार जो चली वो 1937 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर चली थी, जिसको बाद में ख़त्म किया गया। अनुच्छेद 395 जब जोड़ा गया उस समय, 395 अनुच्छेद जब जोड़ा गया उस समय 2 आर्टिकल निरस्त किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जिसके तहत जो अंतरिम सरकार चल रही थी। दूसरा 1947 का कौन सा अधिनियम जिसको निरस्त किया गया, जिसके तहत हमें आज़ादी अंग्रेजों ने दी थी, उसको भी हमने कैंसिल किया है। तो 2 अधिनियम कैंसिल किए गए। उस समय कौन सा जोड़ा गया? अनुच्छेद 395। चलो इसकी बात कर लेते हैं। अब संविधान सभा का निर्माण करना है। इसमें अगर हम देखें तो ये त्रिदलीय निकाय है, यानी कि 3 सदस्यीय। कितने सदस्य हैं इसमें? 3 सदस्य हैं। और ये 3 सदस्य हैं, प्रत्येक का नाम ध्यान रखना है। इन 3 सदस्यों की बात करें तो ये 3 सदस्य कौन कौन से हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी का नाम सुना होगा, शॉर्ट में क्या कहते हैं? सपा। ठीक, और सपा में तुम्हें क्या ध्यान रखना है? SPA। ठीक है, एस से क्या होगा? सर स्टोफर्ड क्रिप्स, स्टोफर्ड क्रिप्स। पी से पैथिक लॉरेंस, क्या ध्यान रखना है? पैथिक लॉरेंस। ए से AV अलेक्जेंडर, AV अलेक्जेंडर। बात क्लियर हो गई? यानी कि सर स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वो क्वेश्चन सुनिए कि जो कैबिनेट मिशन है इसका हेड कौन है, HOD कौन है, इसका अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन है, इसका अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस। इसका अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। अच्छा एक बात और, ये जो सारे सदस्य हैं ना, ये जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के ये सब मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं। बात समझ में? ये कोई आम आदमी नहीं है कि अंग्रेजों ने ऐसे ही उठाए और भेज दिए, या पढ़े लिखे ज़्यादा है इसलिए भेज दिया, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन की सरकार जो चल रही है उस सरकार में ये कौन है? मिनिस्टर, मंत्री। अब ये जो 3 व्यक्ति आए, अगर ये मंत्री हैं तो कोई ना कोई विभाग इनके पास होगा। क्यों भाई? कोई ना कोई विभाग इनके पास होगा। तो जो इसका कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष है, ये इसके पास कौन सा विभाग है? ये किसका मंत्री है? ये भारत सचिव है, कैबिनेट मंत्री हैं। ये जो कैबिनेट मिशन आया है, जैसे हमारे यहाँ जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, वही हैं ये सब। 3 लोग हैं, तीनों क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और कैबिनेट मिशन जो लेके आए इसमें पैथिक लॉरेंस है। ये किस पद पर है इस समय? भारत सचिव है। किस पद पर है? भारत सचिव। AV अलेक्जेंडर, ये भी मंत्री हैं। और ये मंत्री हैं तो ये कौन से मंत्री हैं? नेवी मिनिस्टर हैं। नेवी विभाग सुना है? तो नेवी मिनिस्टर। अगर मैं बात करूं सर स्टोफर्ड क्रिप्स, ये कौन से मिनिस्टर हैं? हाँ, ट्रेड, व्यापार मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? व्यापार मंत्री हैं। बात समझ में आई? इनके तीनों के नाम ध्यान रखने हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कैबिनेट मिशन कब आ रहा है, कौन कौन लोग इसमें आ रहे हैं, इसका अध्यक्ष कौन है, क्यों आ रहा है,
तो उद्देश्य आपको पता लग गया, संविधान का निर्माण करना। अब देखो, संविधान सभा की अगर हम निर्माण की बात करें, देखो फिर ये जो संविधान सभा बनी, संविधान सभा, इस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य कितने बताओगे? कितने सदस्य थे? कितना आंकड़ा था? 389। कुल कितने सदस्य थे? 389। ये जो 389 सदस्य हैं, ये कहाँ से लिए गए? कहाँ से? इनमें से 296, ये 296 सदस्य हैं, ये ब्रिटिश भारत से हैं। ब्रिटिश भारत कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश भारत, या इसको बोलें अंग्रेज भारत। अंग्रेज भारत, ये ब्रिटिश भारत या अंग्रेज भारत से कितने सदस्य लिए गए हैं? 296। इस 296 में 292 प्लस 4, ये जो 4 सदस्य ऐसे हैं, ये कहाँ से लिए गए भाई साहब? ब्रिटिश प्रांतों से। कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश प्रांत। ये 4 सदस्य कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटिश प्रांत। अब इनमें अंतर क्या है भाई साहब कि ये ब्रिटिश प्रांत हो गए और इनको मैंने कह दिया ये 196 है, ये अंग्रेज भारत या ब्रिटिश भारत से लिए गए। कहने का मतलब ये जो 296 सदस्य हैं, 296 के 96 उस क्षेत्र से लिए गए जहाँ शासन अंग्रेज कर रहे हैं। कहाँ से लिए गए? जहाँ शासन अंग्रेज कर रहे हैं। लेकिन फिर ये 4 ब्रिटिश प्रांत क्यों लिखा? शासन तो यहाँ भी अंग्रेज कर रहे हैं, शासन तो यहाँ भी अंग्रेज कर रहे हैं, इसको मैंने 4 अलग क्यों लिखा? क्योंकि ये ब्रिटिश प्रांत हैं। प्रांत का मतलब आज की स्थिति में अगर हम तुलना करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे वो कितने थे? 4। बाकी 292 क्या हैं? स्टेट हैं, राज्य हैं। लेकिन अधिकार दोनों पर ही किसका है? अंग्रेजों का। इसके अलावा यहाँ जो देसी रियासत थी, देसी रियासत कितनी थी? देसी रियासतों से सदस्यों की संख्या, कितने सदस्य आते हैं? 93। देसी रियासत से कितने आ रहे हैं? 93। अरे बात समझ में आई नहीं? टोटल संख्या कितनी हो गई? अब एक बात बताओ, कैबिनेट मिशन ने कुल सदस्य जो लिए वो 389 ही क्यों लिए? 390 भी तो ले सकते थे, 400 भी तो ले सकते थे, ऐसा क्यों किया? कम भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते, ये आंकड़ा निकल के कहाँ से आता है? तो इसके लिए उस समय की भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी होती है? 40 करोड़ के करीब। और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। और उस समय की जो जनगणना की गई या जनसंख्या देखी गई, उस जनगणना के आधार पर एक व्यक्ति अगर 10 लाख लोगों का नेतृत्व करेगा, ऐसी स्थिति में सदस्यों की संख्या कितनी बनती? तो उस समय की जनसंख्या के आधार पर ये इन सदस्यों की संख्या काउंट की गई है। यानी 10 लाख की जनसंख्या पर सदस्य कितना चुना जाएगा? एक सदस्य। यहाँ से जो आंकड़ा लिया गया, जिसमें से ब्रिटिश भारत से 296, ब्रिटिश प्रांत से बात करें तो 4, देसी रियासतों से कितने? 93। ये जो 4 हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको थोड़ा डीपली देख लो, बता दे रहा हूँ। ये जो 4 हैं, ये 4 कौन कौन से हैं? ब्रिटिश प्रांत, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। और ये 4 प्रांत याद रखना बहुत आसान सी बात है। मेरे विचार से आपने ABCD पढ़ी होंगी, है नहीं? तो A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। अरे कठिन बात है क्या? बड़ी आसान सी बात है, ऐसे याद कर लो। A B C D। A से बोलें तो अजमेर, B से बोलें तो बलूचिस्तान, C से बोलें तो कुर्ग, C से कुर्ग, और D से बोलें तो
डी से क्या बनेगा? दिल्ली। अजमेर राजस्थान में है। बलूचिस्तान वर्तमान की स्थिति में देखें तो ये कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। दिल्ली सबकी देखी हुई है, सुनी हुई है नहीं? तो 4 ब्रिटिश प्रांत, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अजमेर राजस्थान में है, बलूचिस्तान आज की डेट में पाकिस्तान में पहुंच गया, कुर्ग कर्नाटक में है और दिल्ली कहाँ है? हाँ, दिल्ली कहाँ है? दिल्ली तो तुम्हारे सबके दिल में ही है नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इन सदस्यों का और कैसे कैसे क्या हुआ। ये जो संविधान सभा के सदस्य हैं, अगर आपसे कोई पूछे ये संविधान सभा के सदस्य हैं ये किस तरीके से चुने गए, चुनाव जो हुआ वो प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष हुआ? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है ये कैसा हुआ है? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। ये चुनाव कैसा हुआ? चुनाव तो बताना है कैसा है, अप्रत्यक्ष बताना है। कैसा चुनाव हुआ है? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ है। इसमें जो चुनाव हुआ है वो मात्र कितने लोगों का हुआ है? 296, 296 इतने लोग निर्वाचित होते हैं। बाकी जो 93 लोग हैं ये लोग कैसे हैं? मनोनीत लोग हैं। मनोनीत कितने लोग हुए? 93 लोग। निर्वाचित कितने लोग हुए? 296 लोग। ये कहाँ के लोग हैं? ब्रिटिश भारत के। देसी रियासत के जो लोग थे यहाँ पे निर्वाचन नहीं हुआ। उन्होंने जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपने यहाँ से किसी न किसी व्यक्ति को संविधान सभा में भेज दिया है। बाकी चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव ब्रिटिश भारत में हुआ है और कितनी सीटों पर हुआ? 296 सीटों पर हुआ है। ये चुनाव जो हुआ वो अप्रत्यक्ष हुआ। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता ने यहाँ वोट नहीं किया है। अब जनता ने वोट नहीं किया है फिर किसने वोट किया है? यहाँ पे जो अप्रत्यक्ष चुनाव इसलिए हुआ, जो जनता थी इस जनता ने 1585 लोगों को चुना था। इनका जो चुनाव था 1585 लोगों को जो चुना है, ये जो चुनाव है ये चुनाव कैसा हुआ है? प्रत्यक्ष चुनाव। और ये चुने हुए सदस्यों के द्वारा, ये 1585 लोगों के द्वारा कितने सदस्यों को चुना गया? जो निर्वाचित हुए हैं इनको चुना गया। तो जब जैसे जो प्रेसिडेंट के वोट पड़ते हैं, चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष। हम जिस व्यक्ति को सीधा वोट करते हैं, जनता जहां सीधा वोट करती है वो चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष। लोकसभा के चुनाव पूछे जाएं या विधानसभा के पूछे जाएं तो ये चुनाव कैसे होते हैं? यहाँ सीधा सीधा जनता वोट करती है। प्रधानमंत्री हम चुनते हैं, मुख्यमंत्री हम चुनते हैं। ये जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव राज्यसभा का चुनाव है, हम लोग वोट नहीं डालते। विधान परिषद का चुनाव है, हम लोग वोट नहीं डालते। जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो लोग वोट डालते हैं। ऐसे चुनाव को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव, जहां जनता सीधे वोट न करती हो। ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। ये किस पद्धति के द्वारा हुआ? ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। इस चुनाव की बात करें भाई साहब तो ये किस पद्धति के द्वारा हुआ? तो पद्धति आप क्या बताओगे? किस सिस्टम के द्वारा हुआ है? कौन सी पद्धति के द्वारा हुआ है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। कौन सी पद्धति? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। क्या बताना है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। किसका चुनाव हुआ? संविधान सभा का। अब ये संविधान सभा है, इसमें भाई साहब लोगों ने जो 296 है इसमें से कितनी सीट किसने जीती? इसमें से अगर हम बात करें तो देखो भाई साहब, इसमें से सर्वाधिक सीटें जीतने वाला कौन है? सर्वाधिक कौन है? कांग्रेस। सर्वाधिक सीटें किसने जीती? कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? 208 सीट। कौन ले गई? कांग्रेस ले गई। अगर यहाँ पे बात करें मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग कितनी सीटें ले गई? मुस्लिम लीग
कितनी ले गई? 73। मुस्लिम, अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग कितनी सीटें जीती है यहाँ पे? 73। मुस्लिम लीग जो 73 जीती है, इन 73 कितने में से जीती है, इसको मिली कितनी थी? मुस्लिम लीग को कितनी सीटें दी गई थी? तब आंसर क्या बताना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें दी गई हैं? 79। और 79 में से कितनी जीती हैं? सबसे ज़्यादा सीटें कौन ले गई? कांग्रेस। अब सबसे ज़्यादा सीट ले गई, इसके अलावा और सीटें कौन कौन ले गया? और यहाँ बात करें इसमें से, हाँ, निर्दलीय पार्टी जो थी, वो निर्दलीय पार्टी कितनी सीटें ले गए? 8 सीट। निर्दलीय कितने ले गए? निर्दलीय लोग 8 सीट। 8 सीट कौन ले गए? निर्दलीय। जो क्षेत्रीय दल हुआ करते थे, छोटे छोटे दल, वो क्षेत्रीय दल वो कितनी सीटें ले गए हैं? अगर मैं बात करूं क्षेत्रीय दल कितनी सीटें ले गए? 7। क्षेत्रीय दल कितनी सीटें ले गए हैं? 7 सीटें। इनको आप काउंट करके देख लो कितना बनता है। हाँ, अब देखो, ये इसके अलावा और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे। हाँ, कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता है? संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता है? संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो महिलाएं कितनी बताओगे? महिलाएं कितनी हैं? कितनी महिलाएं हैं? 15। महिलाएं कितनी हैं? 15। अच्छा, आपसे पूछा जाए जो संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं थीं? संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं थीं? कितनी महिलाएं बताओगे? कितनी महिलाएं उपस्थित थीं? 9 महिलाएं। फिर सुनो, देखो, यानी कि जो महिलाएं जितनी हैं, कुल संख्या महिलाओं की कितनी है? 15। कितनी महिलाएं चुनाव जीत कर आ रही हैं? 15। संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है, पहली बैठक में कितनी महिलाएं गई? 9। ये पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलो बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे भी और ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन क्या बनता है, अगर आपसे पूछा जाए महिलाएं कितनी जीत कर आती हैं? 15। जो संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है, इसमें कितनी महिलाएं गई? 9। ऐसी एकमात्र महिला जो चुनाव जीत कर पहुंचती है, मुस्लिम महिला, उसका नाम क्या है? एकमात्र मुस्लिम महिला नाम पूछा गया है। हाँ, बेगम अय्याज रसूल। क्या नाम है? बेगम अय्याज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला। बेगम अय्याज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला, ध्यान रखनी है। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात कर लें। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, डायरेक्ट सीधा सीधा फैक्ट लिख दे रहा हूं इसको, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद, बहिष्कार के बाद सदस्यों की संख्या तो कितनी बताओगे? 324।
मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद सदस्यों की संख्या कितनी? 324। इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट, ये किताबों में आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ करेंगे, भटकाएंगे, इनको ढंग से आप पढ़ लेना, कोई समस्या हो तो पूछ लेना, बता दूंगा अभी। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद सदस्यों की संख्या कितनी रही है? 324। जो हाँ, माउंटबेटन योजना के अनुसार, माउंटबेटन योजना या 15 अगस्त 1947 के बाद सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी बताओगे? हाँ, माउंट बेटन योजना के बाद, या फिर बोलें 15 अगस्त 1947 के बाद। अरे 15 अगस्त 1947 को दो अलग अलग राष्ट्र बन गए, और जो अलग अलग राष्ट्र बन गए उसमें मुस्लिम लीग पूर्ण रूप से अलग हो चुकी है। जिसको भारत में आना है वो भारत की तरफ, जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, उसमें चले जाएंगे। कुछ लोग जो मुस्लिम लीग है उसमें चले जाएंगे। जब दो पृथक राष्ट्रों का उदय हुआ है उस समय इस योजना के बाद, कहने का मतलब संविधान का निर्माण जितने लोगों ने किया या संविधान निर्माण में जितने लोगों का योगदान है उनमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल सदस्य कितने होंगे? 299। कितने सदस्य होंगे? 299। अब माउंटबेटन योजना के बाद सदस्यों की संख्या, ये 15 अगस्त इसको हटा लो, चाहे ऐसे ही रख लो। माउंटबेटन योजना के बाद कितने रहे हैं? अब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर 1900। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946। अब ये जो पहली बैठक हुई है, इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता तो क्या बताओगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक किसने की है? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, लिख लो, पूछे जाते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे जाएं तो अध्यक्ष भी किसको बताना है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इन्हें जो चुने जाने का आधार है, वोटिंग नहीं हुई है, कोई निर्वाचन नहीं हुआ है, इन्हें जो चुना गया है वो इस आधार पे चुना गया कि ये सबसे ज़्यादा वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान देने के नज़रिए से, क्योंकि ऐसा इससे पहले फ्रांस में हो चुका है। फ्रांस में जो संविधान सभा का अध्यक्ष बना वो वृद्ध व्यक्ति के आधार पर, बुजुर्ग व्यक्ति के आधार पर। अब होता क्या है, जब बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आयु ज़्यादा है, इस आधार पर अध्यक्ष तो बना लिया। जब आयु ज़्यादा है तो शरीर में एनर्जी कम, और शरीर में एनर्जी कम तो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, और इन्हें वृद्ध होने के कारण ही 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो यहाँ पे देखें, अगर अगला पॉइंट देखें तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे जाएं तो स्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे जाएं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम अध्यक्ष पूछे जाएं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। दूसरी बात, ये संविधान सभा में, जिस समय संविधान सभा का निर्माण हुआ, जिस समय माउंटबेटन योजना आई, जिस समय पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, मुस्लिम लीग तो चली गई। अब मुस्लिम लीग चली गई तो इस योजना के बाद भारत में जो 389 सीटें थीं उसमें भारत में कांग्रेस के पास या अन्य दलों के पास कितनी रहीं? 299। और पहली बैठक हुई, इस दिन कितने सदस्य मौजूद थे? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस समय सदस्य इसमें कितने आए? सदस्य कितने मौजूद थे? सदस्य जो मौजूद थे, कितने सदस्य मौजूद थे? 207। कितने सदस्य हैं भाई साहब? 207।
यानी पहली बैठक में संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, इस प्रथम बैठक में कितने सदस्य पहुंचे हैं? 207 सदस्य पहुंचे। क्यों भाई साहब, इतने कम क्यों पहुंचे? जबकि आंकड़ा तो हमारे पास कितना बचा? 299 का बचा। क्यों नहीं पहुंच पाए? ये जो देसी रियासत थी, 93 जो सदस्य हैं, ये सदस्य अब तक अपना भविष्य तय नहीं कर पाए हैं। क्योंकि बात कब की है? 9 दिसंबर 1946 की। भारत आज़ाद कब होगा? 15 अगस्त 1947 को। अब पहली बैठक में सदस्यों की संख्या 299 रहनी चाहिए, जो माउंटबेटन योजना के बाद रही है। अब इस समय क्या हुआ कि जो देसी रियासत हैं, वो देसी रियासत अपना भविष्य तय नहीं कर पाए। उन्हें ये डिसीजन लेने में समस्या आ रही थी कि उन्हें भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, या वो अलग से अपना पृथक राष्ट्र चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वो पहली बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। आगे क्या हुआ? सदस्य कितने पहुंच गए? और ये प्रथम बैठक हुई है ना, इसमें महिलाएं कितनी पहुंची हैं? महिलाएं अभी बताई थी, महिलाएं कितनी हैं? 9 महिलाएं, और एकमात्र महिला मुस्लिम जिसकी हमने बात की थी, बेगम अयाज रसूल। अब देखो इसके बाद होना क्या है इसमें। ये प्रथम बैठक हुई, इस प्रथम बैठक का बहिष्कार किया गया, बहिष्कार। और ये बहिष्कार करने वाले कौन लोग हैं? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। और क्यों कर दिया? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, अब आप देखो कुल सदस्य संख्या कितनी? 389, जिसमें से मुस्लिम लीग कितनी जीती? 73। अब ये 73 जो जीत रही है, वो इसके हिसाब से, कुल सदस्यों के हिसाब से बहुत कम है, बहुमत के पास भी नहीं है। और बहुमत में कौन है? कांग्रेस कितनी जीती है? कांग्रेस ने कितनी सीटें ली? 208। बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा किसकी सीटें हैं? कांग्रेस की। जैसे ही ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे, अब इसमें कुछ जो लोग हैं वो अलग अलग तंज कसने लगेंगे, अपनी अपनी राय देने लगेंगे। ये जो एक व्यक्ति है ग्रैनविल ऑस्टिन, क्या नाम है? ग्रैनविल ऑस्टिन। ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है, इसका हम लोगों ने चुनाव करवाया, जिसमें जो मुस्लिम लीग है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत कम सीटें आई हैं। कांग्रेस चाहे वो अधिनियम पारित कर लेगी, कांग्रेस चाहे वो नियम बना लेगी, भाई मुस्लिम लीग कहाँ से बना लेगी? उसके पास तो बहुमत ही नहीं है। और बहुमत जिसका कम रह जाए, जिसका बहुमत ज़्यादा हो, वही जो चाहे वो नियम कानून बना सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी चुनाव पे पैसा खर्च करने की, क्या ज़रूरत थी चुनाव करवाने की? सीधी सीधी कांग्रेस से कहते संविधान बना लेते, क्यों इतना पैसा खर्च किया? अर्थात इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है। किसका कथन है? संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस है, और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये बात किसने कही? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अब देखो भाई साहब, जैसे ही प्रथम बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया, एक व्यक्ति और है जिसका नाम है विंसेंट चर्चिल। और विंसेंट चर्चिल साहब ने क्या कहा? विंसेंट चर्चिल साहब ने, जब मुस्लिम लीग के सदस्य प्रथम बैठक में नहीं पहुंचेंगे, तो उन्होंने क्या कहा संविधान सभा को? उन्होंने क्या कहा कि ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अब आप बताओ, आप भाई साहब बारात लेके जाओ और दुल्हन उधर देखो तो दुल्हन फरार, स्थिति क्या होगी? तो जब कांग्रेस नहीं पहुंच रही है या मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, ऐसी स्थिति में जो विंसेंट चर्चिल हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा को कहा है कि ये एक ही जाति की संस्था है। संविधान सभा एक ऐसी संस्था है जिसकी दुल्हन ही गायब है। लिख लो, विंसेंट चर्चिल।
संविधान सभा एक ऐसी संस्था है जिसकी कौन गायब है? दुल्हन ही। ये बात किसने कही है? विंसेंट चर्चिल ने। संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, किसने कहा? हाँ, संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, किसने कहा है? संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। हिंदुओं की संस्था कहने वाला कौन है? हिंदुओं की संस्था कौन कह रहा है? लॉर्ड साइमन। साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था। साइमन कमीशन भारत कब आया? फरवरी 1928। ये जो साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था लॉर्ड साइमन ने जब मुस्लिम लीग की ऐसी स्थिति देखी तो ये संविधान सभा के बारे में क्या कहा कि ये किसकी संस्था है? हिंदुओं की संस्था है। किसने कहा है? लॉर्ड साइमन ने। हिंदुओं की संस्था कहने वाला कौन है? लॉर्ड साइमन। बात क्लियर हो गई? इसके बाद आगे क्या हुआ? क्या हुआ है? हाँ, देखो, अब ये जो संविधान बन रहा है ना, इस संविधान हमारा कैसा होगा? इस संविधान में क्या होगा? राजतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा, कैसी व्यवस्था भारत की चलेगी, इसके लिए 13 दिसंबर 1947 को एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और उस प्रस्ताव को पेश करने वाले कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रस्ताव को पेश किया, कब किया? 13 दिसंबर 1947 को, नहीं सॉरी 13 दिसंबर 1946 को जिस प्रस्ताव को पेश किया, उस प्रस्ताव का नाम क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। अरे बात समझ में आई? हेडिंग डाल लो, उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव है, ये कब पेश किया? तो कब बताओगे? 13 दिसंबर, हाँ 13 दिसंबर 1946 को। ये किसने पेश किया? किसने पेश किया? तो क्या बताओगे? JL नेहरू। पेश करने वाला कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अच्छा, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ये क्यों पेश किया जा रहा है? क्या कारण है? क्या है इसमें? क्यों भाई? ये क्या बताएगा? ये इसलिए पेश किया जा रहा है कि जिस संविधान का हम निर्माण करने जा रहे हैं, इस संविधान का उद्देश्य क्या होगा? इस संविधान की प्रकृति क्या होगी? ये लोकतंत्र होगा या गणतंत्र होगा या राजतंत्र होगा? इन बिंदुओं को निर्धारित किया गया है किस प्रस्ताव के अंदर? उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव है, ये किसने रखा? नेहरू ने रखा। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को रखा। इसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? इंपॉर्टेंट पॉइंट, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया है? तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया है। इसे स्वीकार कब किया? तो 22 जनवरी 1947 को। एक बात बताओ, ये
दिसंबर 1946 में आ गया। 22 जनवरी को स्वीकार इसे किया गया संविधान सभा के द्वारा। इतना टाइम ये क्यों लगा, क्यों लग रहा है टाइम? ये जो एम.आर. जैकर वगैरह हैं, कुछ सदस्य हैं, वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं किसका? मुस्लिम लीग के आने का। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग आ जाए तो अच्छी बात है, और मुस्लिम लीग के आने का इंतजार किया, और उन्हें लगा कि अब मुस्लिम लीग नहीं आने वाली। ऐसी स्थिति में इन्होंने फिर संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और इसको कब स्वीकार किया गया है? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। ये बताना चाह रहा है कि संविधान कैसा होगा, संविधान की प्रकृति कैसी होगी, प्रस्तावना का आधार क्या होगा। ये और क्या बता रहा है? प्रस्तावना का आधार। अरे बात समझ में आई? क्या बता रहा है ये? प्रस्तावना का आधार। ये जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में, संविधान के भाग शुरू होते हैं उससे पहले प्रस्तावना जो जोड़ी गई है, वो प्रस्तावना, वही प्रस्ताव किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर संविधान के अंदर प्रस्तावना जोड़ी जाती है। अब देखो, अब इतने लोग हैं, इसको सबको स्वीकार कर लिया। अब करना क्या है? संविधान का निर्माण करना है। अब संविधान का अगर हम निर्माण करेंगे तो संविधान का निर्माण कितने लोग करेंगे? 299 लोग, जो लास्ट में रह गए हैं मुस्लिम लीग के जाने के बाद। जिन्हें आना था वो आ गए, जिन्हें जाना था वो चले गए। कितने सदस्य बचे थे? 299। पहले दिन कितने आए थे? 207। ये जो 207 सदस्य आए हैं, इसमें कुछ सदस्य ऊपर नीचे होंगे, यानी कुल मिलाकर संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो निर्माण किसका करेंगे? संविधान का। और संविधान का जब ये निर्माण करेंगे तो ये जितने भी लोग हैं ना, उन्हें छोटी छोटी समितियों में बांट दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो ये जो समितियां हैं ना, वो समितियां कभी कभी पूछी जाती हैं, और ज़्यादातर पूछी ही गई हैं। उन समितियों को देख लो, ठीक है। अरे संविधान बनाओगे तो अब क्या करना है? संविधान बनाओ, और बनाने के लिए क्या करोगे? समिति बनाओ। समिति कौन कौन सी बनी, किससे संबंधित है, उन समितियों की बात करते हैं। जो 299 सदस्य बाद में बचे, 299 सदस्य, इन सदस्यों को अब किस में बांट दिया? समितियों में। किसी में 7 सदस्य हो गए, किसी में 8 हो गए, किसी में 10 हो गए। अब ये अलग अलग इन्हें काम दे दिया, और इन्हें करना है क्या है? अब संविधान का निर्माण करना है, ठीक है। इतने सदस्यों को संविधान निर्माण का काम दिया गया। इन सदस्यों को किस में बांट दिया? सदस्यों को समितियों में बांट दिया। समितियों में बांटा गया। समितियों में बांटा गया। अब ये समितियों में हम लोग बांट रहे हैं, इन समितियों को ध्यान रखना है। ये समितियां पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट समितियां हैं, इनको ध्यान रखना। हेडिंग डाल दे रहा हूं मैं, प्रमुख समिति। प्रमुख समिति। अगर मैं प्रमुख समिति की बात करूं तो इसमें संघ समिति, दूसरी संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष आप किसको बता दोगे? JL नेहरू। संघ से ध्यान रखना, संघ में कौन रहेगा? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगर हम बात करें प्रांत की, दूसरी बात करें प्रांतीय संविधान समिति, या प्रांत संविधान, प्रांत लिख लो केवल, प्रांत संविधान समिति। प्रांत संविधान समिति या प्रांत विषय समिति। अगर प्रांत विषय पूछा जाए, प्रांत संविधान पूछा जाए समिति, तो
अध्यक्ष हमें किसको बताना है? पटेल। देखो पी से प्रांत और पी से पटेल। संघ में किसको ध्यान रखना है? नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू को। सरदार पटेल। ठीक, सरदार पटेल को कुछ और बातें भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, उसको हमें ही नोट करना है। सरदार पटेल और किसके अध्यक्ष थे? क्यों भाई? अगर आपसे पूछा जाए मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष, तब भी किसको बताना है? सरदार पटेल को। मूल अधिकार समिति, प्रांतीय विषय समिति, प्रांत संविधान समिति, इसके अलावा अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। एक बात और ध्यान रखनी है, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष तभी किसका नाम बताना है? सरदार पटेल का। एक बार फिर सुन लो, संघ समिति या संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। प्रांत की बात करें तो पी से प्रांत, पी से पटेल। इसके अलावा मूल अधिकार समिति या अल्पसंख्यक समिति, तब भी नाम किसका आएगा? सरदार पटेल। अगर आपसे पूछा जाए, देखो मूल अधिकार समिति हो गई, अगर लिखा हुआ आ जाए मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार समिति की जगह क्या लिखा हुआ आ जाए? मूल अधिकार उप समिति, तब नाम किसका आएगा? देखो समिति और उप समिति में डिफरेंस है। अगर मैं मूल अधिकार उप समिति की बात करूं तो मूल अधिकार उप समिति में नाम किसका आएगा? जे.बी. कृपलानी। नाम किसका आएगा? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। किस में नाम आएगा? मूल अधिकार उप समिति। अगर मूल अधिकार उप समिति के बाद अगली अगर हम बात करें झंडा उप समिति, किसकी बात करें? झंडा उप समिति। इसके अध्यक्ष भी कौन है? जे.बी. कृपलानी। फिर सुनो, मूल अधिकार उप समिति पूछी जाए, आंसर क्या होगा? जे.बी. कृपलानी। झंडा उप समिति पूछी जाए, तब भी आंसर जे.बी. कृपलानी। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुनो, अगर केवल झंडा समिति पूछ ली जाए, झंडा समिति, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? समिति के अध्यक्ष किसे बताओगे? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे याद हो जाएंगे, बड़े सिस्टम से लिख रहा हूँ, गलतियाँ ना हो। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जैसे ही नाम आता है, इनके साथ और कुछ समितियां जुड़ जाएंगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो एक तो प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तब भी क्या नाम बताना है? संचालन समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष नाम किसका आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अरे बात क्लियर हो गई? यानी कि झंडा समिति पूछी जाए तब आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा उप समिति पूछी जाए, आंसर क्या होगा? जे.बी. कृपलानी। अगर मूल अधिकार समिति पूछी जाए तो सरदार पटेल। मूल अधिकार उप समिति पूछी जाए तो जे.बी. कृपलानी। अगर अल्पसंख्यक समिति पूछी जाए, सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति पूछी जाए या प्रांतीय विषय समिति पूछी जाए, सरदार पटेल। इसके अलावा अगर अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। अगर मैं बात करूं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? हाँ, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। तब क्या बताना है?
HC मुखर्जी। कौन है? HC मुखर्जी। अब देखो एक बात और, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष अभी हमने पढ़े थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं पूछूं संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बात की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम पूछे जाएं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर मैं संविधान सभा के अध्यक्ष ना पूछ के अगर पूछ रहे उपाध्यक्ष कौन थे, तब क्या करोगे? HC मुखर्जी। यही कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसका नाम बता दोगे? HC मुखर्जी। और अध्यक्ष पूछे जाएं तो किसका नाम बताना है? एक और वेरी इंपॉर्टेंट समिति, कौन सी? बहुत बार पूछी गई है, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाली समिति लिख रहा हूँ, बहुत अच्छे से रट लेना, ध्यान कर लेना। उसके अन्य नामों से भी पूछा गया है। एक तो डायरेक्ट पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बहुत बार पूछे गए। प्रारूप समिति, अगर प्रारूप समिति पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए भाई साहब ये प्रारूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947। छोड़ो, जब समिति पढ़ाएंगे तो बात कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि प्रारूप समिति से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं और किस किस टाइप से पूछे गए हैं। पहली बात करूँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके कुछ अन्य नाम रख दिए हैं, और अन्य नाम जो रख दिए हैं ना, पिछली बार 18-19 में जो सीटेट में क्वेश्चन आया था, वो नाम प्रारूप समिति नहीं था, उसकी जगह जो शब्द लिखा आया था, वो शब्द को थोड़ा ध्यान रखना, मसौदा समिति। मसौदा समिति। अच्छा, एक दो बार इस ना प्रारूप दिया ना मसौदा दिया, एक अलग नाम और दे रखा है, उस नाम को भी ध्यान रखना है। क्या नाम है? पांडुलेखन समिति। क्या नाम दिया है? पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। ये जो नाम तीन हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तीनों नाम एक ही समिति के हैं, और इस समिति के जो अध्यक्ष पूछे गए हैं वो तीनों नामों से बार बार रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। पांडुलेखन पूछ ले, मसौदा पूछ ले, और प्रारूप समिति पूछ ले, या इसकी जगह एक शब्द और अंग्रेजी में पूछ लेता है, कभी कभी पूछा गया ड्राफ्टिंग कमेटी। ध्यान रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी अगर शब्द दे दिया जाए, ड्राफ्टिंग कमेटी, स्पेलिंग ध्यान रखना अपनी, पता नहीं क्या, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी हिंदी में लिख दे रहा हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी। अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी को ही हिंदी में क्या कहते हैं? प्रारूप समिति। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछे जाएं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं, पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं, मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं, तो सिर्फ नाम एक ही होगा, और वो कौन सा नाम होगा? डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कल कर लेंगे, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अरे बात क्लियर हो गई नहीं? बाकी जो बचा है उसको मैं कल करवा दूंगा। हाँ, क्या करें भाई साहब?